Hi everyone, I'm Dr. Sakshi Arora Hans, obstetrician and gynecologist at Hans Laparoscopic Surgery Clinic. Friends, I just wanted to share one incident with you. Yesterday, when I was doing my evening walk, there was this lady from my society who came up to me and who said, Doctor, I wanted to consult you for a thing which was happening from a very long time, but I was hesitating. So I asked her to tell me her problem and she said she's suffering from piles. नाउ व्हेन आई आस्क्ड हर कि उसको कितनी ब्लीडिंग होती है, शी सेड नहीं ब्लीडिंग तो नहीं होती है, मुझे पेन बहुत ज्यादा होता है. एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई टोल्ड हर कि योर सिम्टम्स आर टेलिंग मी दैट यू आर नॉट हैविंग पाइल्स, यू आर हैविंग फिशर्स. एंड जब ये इंसिडेंट मैंने अपने हस्बैंड डॉक्टर पंकज हंस को बताया, दिस वाज हिज रिप्लाई. यस डॉक्टर साक्षी, दिस इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो जो हम अपनी ओपीडीज में देखते हैं. और क्योंकि पाइल्स इतना कॉमन वर्ड है कि एनोरेक्टल रीजन में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो तो लोग उसे पाइल्स का नाम देते हैं. एक्चुअली में बहुत डिफरेंट डिजीजेस हैं, जैसे पाइल्स है, फिशर्स है, फिस्टुला है, एब्सेस है, जो उस एनोरेक्टल रीजन की डिजीजेस हैं. लेकिन क्योंकि पाइल्स इतना कॉमन वर्ड है, लोग उसको लेते हैं और हर डिजीज को पाइल्स का नाम देते हैं. ये तो सिर्फ डॉक्टर्स ही हैं जो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और यही हमारा पर्पस है आज का वीडियो बनाने का, कि हम वो मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुलास आपको बताएं, सो दैट you can be aware of all these diseases and you can take better advice regarding these things. Right. So, हर एनोरेक्टल रीजन की प्रॉब्लम इज नॉट पाइल्स. Exactly. बहुत सारी अलग अलग कॉमन प्रॉब्लम्स हैं. जैसे हम उनको बड़े सिंपली जो कंप्लेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और जो उनके अलग साइंस होते हैं और ट्रीटमेंट भी उनका बहुत ही डिफरेंट होता है. सो बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स डॉक्टर पंकज की इटियोलॉजी क्या है, क्या होता है पाइल्स, क्या होता है फिशर, क्या होता है फिस्टुला, बेस्ड ऑन सिम्टम्स क्या कोई सेल्फ डायग्नोज कर सकता है कि उसको पाइल्स हैं या फिशर्स हैं या फिस्टुला है? सेल्फ डायग्नोज तो नहीं, हाँ कुछ आइडिया जरूर लगा सकते हैं. राइट. पाइल्स में यूजुअली जो है ब्लीडिंग ज्यादा होती है, पेन कम होता है. पेन होता भी है तो लेटर स्टेजेस पे होता है, पहले ब्लड आता है. फिशर्स में यूजुअली जो है वो कॉन्स्टिपेशन के साथ मोशन जब होगा, स्ट्रेन होगा, तो पेन ज्यादा होता है और ब्लीडिंग कम होती है. और फिस्टुलास जो हैं वो यूजुअली क्या होता है, पेरिनेल रीजन में कुछ एब्सेस हुआ, फोड़ा हुआ, और उसका सिक्वली है फिस्टुला बनना. एक टनल की तरह का ट्रैक बन जाता है जो आउटर एंड इनर दोनों पार्ट्स को कम्युनिकेट करता है. इसको हम फिस्टुला बोलते हैं, और उसमें पस डिस्चार्ज होता है. सो यू मीन टू से कि अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है एंड पेन कम है, तो मोर और लेस इट इज गोइंग टू बी पाइल्स. बट अगर पेन बहुत ज्यादा है, आपका मेन कंप्लेंट पेन है, तो मोर और लेस इट इज गोइंग टू बी अ फिशर. एंड फिस्टुला के केस में कभी ना कभी आपको हिस्ट्री कोई ना कोई फोड़े की तो रही होगी, फोड़े की या कुछ पेरिनेल इन्फेक्शन की कोई ना कोई हिस्ट्री रही होगी जो कि प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया गया, या उसको ट्रीटमेंट में डिले हुआ जिसकी वजह से फिस्टुलास बन गए. ग्रेट. So, can we discuss a little bit more about piles? Piles होता क्या है, बनता क्यों है piles? Sure. जैसे कि हम देख सकते हैं, पाइल्स बेसिकली जो इटियोलॉजी है, पाइल्स जो है वीनस चैनल्स होते हैं, वीनस ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को लेट्रिन के रास्ते से हार्ट की तरफ लेके जाते हैं. राइट. ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये वीक ब्लड वेसल्स होते हैं, और बिकॉज ऑफ आवर पोस्चर, और जब भी हम मोशन करते हैं तो वो स्ट्रेनिंग पोजीशन में होता है. वो जो हमारा पोस्चर है, जो हमारा एनल ओपनिंग है, वो सबसे डिपेंडेंट पोजीशन में होता है, जिसकी वजह से वो जो वीकर चैनल्स होते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं. तो उससे जब उसमें कहीं ना कोई स्वेलिंग आए या उसमें कोई इंजरी हो, मान लो स्ट्रेनिंग की वजह से या कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो वहां से जो ब्लड ट्रिकल आउट होता है वो उसको हम पाइल्स का नाम देते हैं. इसको हिंदी में बवासीर बोलते हैं, या हेमरॉइड्स, साइंटिफिक टर्म में हेमरॉइड्स बोलते हैं. आई कैन सी आप बहुत कलरफुल सी कुछ इमेजेस भी लेकर आए हो. यस. अगर हम देखेंगे इसको तो आप देखें कि ये जो पिक्चर है, दिस इज शोइंग क्लियर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पाइल्स. ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ वीनस चैनल्स हैं जो कि बड़े हो रहे हैं. Right. और इस पिक्चर में हम बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि ये वीनस चैनल कितने बड़े होके बाहर तक आ गए हैं. तो दिस शोज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पाइल्स, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स, ये शो करता है.
Okay, so we are not going to go into the details of that, but basically piles are venous channels, वीनस चैनल जो कि बाहर प्रोलैप्स हो गए हुए हैं. प्रोलैप्स उनके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 टू ग्रेड 4 होता है। ग्रेड 1 में जब हमारे वीनस चैनल अंदर ही हैं, लेट्रिन के रास्ते के अंदर ही हैं, और उनको देखने के लिए हमें अंदर जाके प्रोक्टोस्कोपी करनी पड़ती है, एनोस्कोपी करनी पड़ती है, जिससे कि हम उसका पता कर सकते हैं। ग्रेड 2 वो वीनस चैनल होते हैं जो ग्रेड 1 से बड़े हो गए, लेकिन सिर्फ स्टूल पास करते हुए ही बाहर आते हैं, अच्छा। अदरवाइज वो वापस अंदर चले जाते हैं। Okay. ग्रेड 3 वो पाइल्स होते हैं जिसमें वीनस चैनल्स जो हैं वो बाहर आते हैं, स्वेलिंग की तरह प्रोट्रूड करते हैं, पेशेंट को हाथ पे लगते हैं और उसको फिंगर से रिपोजिट करना पड़ता है, मैनुअली रिपोजिट करना पड़ता है। ये जो स्टेज है, ग्रेड 3 होता है। और ग्रेड 4 में वो बाहर की तरफ रहते हैं। आप इस पिक्चर में देखेंगे कि वो बाहर की तरफ ही रहेंगे हमेशा, वो अंदर नहीं जाएंगे। और इसी ग्रेड में ही कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें थ्रोम्बोसिस होती है, उसके बाद वो नेक्रोज होते हैं, गैंग्रीन होते हैं, फट जाते हैं और वो सड़ जाते हैं। ये ग्रेड 4 होता है। So, Dr. Pankaj, before we move into the treatment part, I would also like to know कि क्या कोई predisposing factors होते हैं piles के लिए? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जरूर होते हैं। कॉन्स्टिपेशन उसमें सबसे कॉमन फैक्टर है। दूसरा हमारा वेट, अगर हम ओबीज हैं, वेट हमारा नॉर्मल हमारे बीएमआई से ज़्यादा है, तो वो एक बड़ा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं मोशन पास करते हुए, या हम बहुत ज़्यादा टाइम वॉशरूम में बिताते हैं, चाहे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों या आजकल मोबाइल में बहुत कुछ मोबाइल में देख रहे हो, ईमेल्स कर रहे हो या गूगलिंग कर रहे हो, तो उसमें भी हम बहुत टाइम वॉशरूम में लगाते हैं, जिसकी वजह से पाइल्स ज़्यादा होते हैं। फीमेल्स में प्रेगनेंसी भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। प्रेगनेंसी की वजह से पेट पे काफ़ी ज़्यादा वेट होता है और वो प्रेशर जो है हमारे आईवीसी इंफीरियर वेना कावा पे आता है, जिसकी वजह से वीनस चैनल एंगॉर्ज हो जाते हैं और पाइल्स डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा भी हमारा जो पोस्चर है, बेसिकली जो ह्यूमन पोस्चर है, वो स्टैंडिंग पोस्चर रहता है, तो वो भी पाइल्स का एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है। So which means that although washrooms को रेस्ट रूम कहते हैं, बहुत ज्यादा रेस्ट नहीं करना चाहिए। एक्चुअली बहुत ज्यादा अगर वॉशरूम में टाइम बिताएं तो उससे पाइल्स बनने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, जो आज की डेट में हम बहुत कॉमनली देखते हैं। राइट। सो आई डोंट नो, बट क्या ऐसा भी होता है कि पाइल्स मेल्स या फीमेल्स किसी में ज्यादा मिलते हैं? पाइल्स मेल्स में पाइल्स ज्यादा होते हैं और फिशर्स जो हैं वो फीमेल्स में ज्यादा होते हैं। बट ऑब्वियसली मेल्स में पाइल्स ज्यादा मिलेंगे। आई थिंक मेल्स ही हैं जो बहुत ज्यादा टाइम बिताए। आई एम नॉट बीइंग स्टीरियोटिपिकल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई सी कि मेल्स जो हैं वो वॉशरूम्स में टाइम ज्यादा बिताते हैं, वो अपनी मेल्स भी आंसर कर रहे होते हैं वहां पे, एंड वो गूगलिंग भी कर रहे होते हैं। राइट। सो डॉक्टर पंकज, द अदर थिंग इज पाइल्स जो है, क्या इनका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है या इनको हमेशा सर्जिकली ही ट्रीट करना पड़ता है? पाइल्स की ग्रेडिंग पे डिपेंड करता है और आपके सिम्टम्स पे भी डिपेंड करता है कि पाइल्स को किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। इफ दोज पाइल्स आर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 और आपको बहुत ऐसा नहीं है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो इनिशियल स्टेजेस में हम उसको कंजर्वेटिवली ही मैनेज करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको फाइबर फूड लेना चाहिए, आपका वाटर इनटेक 8 to 10 ग्लासेस पर डे होना ही होना चाहिए, और आपका वेट जो है वो एक आपका जो हेल्दी बीएमआई जिसको हम बोलते हैं कि 25 बीएमआई तक आपका वेट है, तो आपको पाइल्स डेवलपमेंट के चांसेस कम होते हैं। और इसके अलावा जब हम मेडिकल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं तो उसमें कुछ, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो हम लैक्सेटिव एडवाइस करते हैं या इसबगोल हस्क देते हैं ताकि हम फाइबर रिप्लेस कर सकें। और कुछ एक मेडिकेशंस होती हैं जो वहाँ पे इचिंग ना हो उसके लिए दी जाती है, और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो वेन्स की जो वॉल है या उसकी टोन को इंक्रीज करती है ताकि उनका जो ब्लीडिंग है वो कम हो सके। सो ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है पाइल्स का, इसके लिए अ पेशेंट शुड बी कंसल्टिंग अ फिजिशियन और अ सर्जन? नहीं, सर्जन इज द बेस्ट प्रैक्टिशनर टू कंसल्ट अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज हम ही हैं जिनको इस चीज़ का ट्रेनिंग भी होता है, हम ही हैं जो इसको अंदर एग्जामिन भी कर सकते हैं, और हम ही हैं जो इसको प्रॉपरली गाइड और प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं कि किस स्टेज पे क्या ग्रेडिंग पे क्या आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए। लाइक यू सेड कि आप ही लोग हैं जो इसको एग्जामिन करते हैं इन ओपीडी, सो इज देयर एनी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट व्हिच यू पीपल यूज? Yes. There are instruments which we use. It is called proctoscope, and which we use to see internally how big are the piles.
Okay. So, and what about the surgical treatment of piles? देयर आर मेनी ऑप्शंस। पहले की तरह का ये ट्रीटमेंट अभी नहीं रह गया है। पहले Okay. हमेशा लोग बताते भी नहीं थे, एम्बैरेस भी होते थे पाइल्स Right. बताने के लिए। उनको उनके दिमाग में ये भी होता था कि अगर हमारा पाइल्स ऑपरेट हो गया तो हम बैठ भी नहीं पाएंगे, या हमको कुशन Right. लेके बैठना होगा, या हाँ. डेली ड्रेसिंग्स होंगे और बहुत पेनफुल होगा, वर्क पे भी Okay. नहीं जा पाएंगे। अभी वैसा ट्रीटमेंट नहीं है। अभी ट्रीटमेंट मोडालिटीज बहुत चेंज हो चुकी हैं। ज्यादातर जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो इस पे बेस है कि पेशेंट को हम कितना कंफर्ट दे सकते हैं। Okay. और डिफरेंट डिफरेंट सर्जरीज हैं, जैसे कि स्टेपल्ड एनोपेक्सी है, इम्रोडेपेक्सी है, या फिर लेजर ट्रीटमेंट्स हैं, या कुछ और ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जिससे कि पेशेंट को पेन मिनिमल होता है लेकिन रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। So, a common question जो I think anyone who's having piles would be interested in knowing कि अगर वो सर्जरी कराते हैं तो वो अपना वर्क कब रिज्यूम कर सकते हैं, and how much is the hospital stay? Hospital stay in all the surgical procedures which I have told is almost 1 day. उससे ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं Okay. होती। नेक्स्ट डे जब पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं तो दे आर मच मोर रिलीव्ड। पेन मिनिमल होता है। उनको कुछ एक मेडिसिन एडवाइस की जाती हैं जिसमें हम लैक्सेटिव्स देते हैं, कुछ ऑइंटमेंट होती हैं और कुछ पेन किलर्स भी होते हैं। मोशन नॉर्मली पास होता है। हो सकता है 2-3 दिन के लिए मिनिमल कोई ब्लीड हो, वो धीरे धीरे करके रिकवर हो जाता है। जो हमने सर्जरी किया उसका थोड़ा बहुत स्वेलिंग होता है जो 2-3 वीक्स लेता है जाने में, लेकिन वो इतना डिस्टर्बिंग नहीं होता है कि पेशेंट को उसके वर्क पे जाने से रोके। पेशेंट जो है 3-4 डेज में ही अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हैं। Oh, that's wonderful. And what about the recurrence rate? इनका recurrence rate कितना होता है piles का? डॉक्टर साक्षी, पाइल्स जो है वो ब्लड वेसल्स का प्रॉब्लम है, और ब्लड वेसल्स जो है दे आर नोन फॉर देयर रीवस्कुलराइजेशन, कि एक बार हम उनको निकाल दें तो नियोवस्कुलराइजेशन होता है। तो इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन जब पेशेंट अगर कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे या अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं तो इसमें कुछ केसेस में रिकरेंस के चांसेस हैं, बट वो बहुत ही मिनिमम है। So approximately, like I am sure in your 15 to 17 years of practice, you would have operated on many patients having piles. What is the recurrence rate in general, what you've seen? अगर हम 100 पेशेंट करते हैं तो हम 2-3 पेशेंट में ही कभी कहीं कुछ ऐसा होता है, या किसी और नए पेशेंट ने, किसी और डॉक्टर ने ऑपरेट किया और हमारे पास आए, तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में कभी ऐसा होता है कि पाइल्स वापस रिफॉर्म हो, विच वी टेक इट नॉर्मली। 100 में 2 to 3 हो सकता है। Okay. और वो डिपेंड करता है कि आपने क्या प्रोसीजर किया और उस प्रोसीजर के रिजल्ट कितने अच्छे हैं, ये भी डिपेंड करता है। I totally agree to you. 100 में अगर 2 to 3 is the recurrence rates, that's absolutely nothing, and that too in longer duration. Exactly. और हम क्या कर रहे हैं, हम पेशेंट को डिजीज फ्री कर रहे हैं। You're right. And this is the only way which we can give relief. Okay, so this is a very detailed information about piles, and now can we move on to fissures? Yes. Fissures क्या होते हैं? फिशर जो है एक्चुअली एक टीयर है। वो टीयर होता है हमारा जहाँ पे बाहर की स्किन और एनल वर्ज जो है, जहाँ म्यूकोजा एंड होता है और स्किन जो है स्टार्ट होती है, वो जंक्शन जो है वो बहुत ही डेलिकेट होता है। राइट। जब मैंने आपको शुरू में बताया कि फिशर्स यूजुअली जो है तभी होते हैं जब कॉन्स्टिपेशन होता है या हार्ड स्टूल पास करने का कोई हिस्ट्री है। Okay. तो हार्ड स्टूल पास करने से क्या होता है कि वो जंक्शन जो है वहाँ कोई ना कोई कट लग जाता है, टीयर लग जाता है। As I can see, आपने बहुत अच्छा एक इमेज निकाला है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये टीयर है। हाँ। यहाँ ये हमारा इंटरनल म्यूकोजा है और ये स्किन है, तो इसका जंक्शन पे जो टीयर लग जाता है इसको हम फिशर बोलते हैं। ये डीप अल्सर की तरह होता है और ये पेनफुल होता है। Okay. पेन इसमें ज्यादा होता है और ब्लीडिंग इनिशियली तो होती है लेकिन बाद में ब्लीडिंग नहीं होती, पेन और इचिंग ज्यादा रहती है। So main complaint of the patient is pain here. पेन इन दिस केस। और जो लेटरिन का रास्ता है, जो एनल ओपनिंग है, क्योंकि इसके नीचे एक मसल होती है जो इनवॉलेंटरी मसल होती Okay. है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जिसका काम होता है एनल ओपनिंग को टोन प्रोवाइड करना। ये एक रिंग की तरह मसल होती है और जब भी टीयर होता है वहां पे, जब भी कोई कट लगेगा तो ये नॉर्मल रिफ्लेक्स है, जब भी हमें कोई चोट लगेगी कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो सिमिलर वे में वो मसल भी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन उसका रिजल्ट ये आता है कि एनल ओपनिंग जो है वो टाइट हो जाती है। Right. तो इनिशियली तो ब्लीडिंग और पेन ज्यादा होता है, लेकिन अगर ये फिशर बार बार रिएक्टर करते हैं तो अल्टीमेटली एनल टोन जो है वो टाइट हो जाती है, क्योंकि मसल की टोन ही ज्यादा हो जाती है, मसल हाइपरट्रॉफिड हो जाती है। Okay. तो इस केस में पेशेंट जो है सस्टेन कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, अपना उनका जो इवैक्यूएशन है वो इनकम्प्लीट होता है और वो सही से मोशन पास नहीं कर पाते हैं। And if my anatomy basics I still remember, this muscle you're talking about is internal sphincter. This is internal sphincter and it has no role in
controlling the motion or passing the motion, because this is involuntary muscle. जो हमारे कंट्रोल की मसल्स होती हैं वो साइड्स पे होती हैं, जिसको हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स बोलते हैं. इस मसल के थ्रू ही हम अपना मोशन Okay. होल्ड करना है या करना है वो फंक्शन करते हैं. Okay, so Dr. Pankaj, अब फिशर है अगर किसी को, so how do you treat? Is it a medical treatment or is it a surgical treatment? इनिशियल फेजेस में जब फिशर हुआ मान लीजिए आपको, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम उनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं, तो पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं. आई मस्ट से कि 80-85% केसेस में उनको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं होती है. I am sorry, I'm going to interrupt you. लेकिन fissure के patients, because like you said, fissures generally happen in females. In my OPD also, a lot of fissure patients they come, and before I refer them to you or to any surgeon, and in my case I refer them to you only. I just tell them कि sits bath ले लो so that आपका pain relief हो जाए, and then go and show to Dr. Pankaj. Yes. So what is whether this is a right practice and what is the logic behind sits bath? डॉक्टर साक्षी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मसल टोन जो है वो इंक्रीज हो जाती है. हाँ. अगर कहीं भी हमें चोट लगती है तो हम अपने घर में क्या करते हैं, चलो वहां की सिकाई कर लेते हैं. सिकाई करने से क्या होता है, मसल स्पाज्म कम हो जाता है. Right. द सेम थिंग सिट्स बाथ प्रोवाइड्स. सिट्स Okay. बाथ में क्या हो, हमें ल्यूकवार्म वाटर लेना होता है. इतना वार्म होना चाहिए कि हम इजीली उसमें बैठ सकें. Okay. ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि जलना Right. नहीं जलना नहीं चाहिए, और चाहिए. इतना ठंडा भी नहीं होना चाहिए कि उसका कोई इफेक्ट नहीं आए. उससे उस पानी में जब बैठना 8 to 10 मिनट्स के लिए, जब तक कि पानी ठंडा नहीं हो जाता है, वो उस मसल को रिलैक्स करता है, और साथ ही साथ वहां जो टियर हुआ है उसको क्लीन भी करता है, और उसकी हीलिंग भी इनिशिएट करता Okay. है, उसको प्रोग्रेस कराता है. तो सिट्स बाथ का ये इफेक्ट आता है. और पर सिंपल सिट्स बाथ, अकेला सिट्स बाथ इस चीज को नहीं कर सकता है. इसके साथ साथ हमें कुछ मेडिकेशन देनी होती है जो मसल की टोन को रिलैक्स करवाती है, और कुछ लैक्सेटिव देते हैं ताकि जो कॉन्स्टिपेशन है वो रिलीफ हो जाए और हीलिंग में हेल्प मिल सके. तो दिस इज व्हाट वी गिव एज अ कंजर्वेटिव Okay. मैनेजमेंट. एंड अगर ये रेकरेंट प्रोसेस हो रहा है, विशियस साइकिल की तरह चल रहा है, और पेशेंट जो है कॉन्स्टिपेटेड भी हैं और टोन भी इंक्रीज है, तो Right. लेटर स्टेजेस में हमें इस मसल को रिलीज करना पड़ता है, जिसको हम स्फिंक्ट्रोटमी बोलते हैं. लेटरल स्फिंक्ट्रोटमी, लेटरल इंटरनल स्फिंक्ट्रोटमी, उसमें इस मसल को रिलीज करना पड़ता है. तो उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में रिकर नहीं करता है, और बड़ा ही ऐसा कहेंगे कि फ्रूटफुल प्रोसीजर है, जिसमें पेशेंट बाद में हमेशा ही हैप्पी रहते हैं. Okay, so are there any dietary advices which you give to a patient with fissures? Exactly. These fissures are always associated with the constipation Right. in normal patients. Right. तो उसमें कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए हमें वाटर इनटेक अच्छा रखना चाहिए, हमें हमारी डाइट में फाइबर्स इनटेक अच्छा होना चाहिए, वेट मैनेजमेंट होना चाहिए, लाइट एक्सरसाइज होनी चाहिए, और अगर आप सिर्फ प्रोटीन लेते हैं और फाइबर्स नहीं लेते हैं, कार्ब्स नहीं लेते हैं, तो आपको अपनी डाइट को भी मॉडिफाई करना. Modify करना. Okay. And what about fistulas? डॉक्टर साक्षी, फिस्टुलास जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट डिजीज है. Okay. फिस्टुलास जो है वो डायरेक्टली फिस्टुलास नहीं बनते हैं, उनसे पहले कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है एब्सेस की, फोड़ा Okay. की, जो पेरिनेल रीजन में होगा. पेरिनेल रीजन में मतलब अंदर जहाँ एनल एरिया है उसमें एनल ग्लैंड्स होती हैं. Okay. कभी वो इन्फेक्ट हो जाएं, मोस्टली कॉन्स्टिपेटेड लोगों के अंदर इन्फेक्ट हो जाती हैं, और वो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, अंदर इंटरनली स्वेलिंग होती है, और वो स्वेलिंग ग्रो करते करते बाहर भी आ जाती है, जिससे उसमें पस बन जाता है. इसको हम Okay. एब्सेस बोलते हैं. और अगर Right. एब्सेस को राइट टाइम पे उसको या तो ट्रीट नहीं किया जाए मेडिकली, या सर्जिकली उसको क्योर नहीं किया जाए, तो एक टनल की तरह वो ट्रैक बना देते हैं. आप देख रहे हैं कि एक इसका ओपनिंग इंटरनल है, एक ओपनिंग Opening एक्सटर्नल external है, है, और right. जब ये टनल बनता है तो इसको फिस्टुला बोलते हैं. Okay. And fistula का भी कोई medical management होता है? फिस्टुलास क्योंकि ये ट्रैक है और इसकी लाइनिंग ऐसी होती है कि वो कभी उसको हम उसको मेडिकली ट्रीट नहीं कर सकते, तो हमें बेसिकली उस ट्रैक को डिस्ट्रॉय करना होता है. और बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग सर्जरीज हैं, जिसके थ्रू हमें उस ट्रैक को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो ये क्योर नहीं होगा. इसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट ऐसा कोई medical management. So you, इसका surgical anyone management who's नहीं having a fistula definitely will have to take a surgical some treatment. or only. the other form of surgical management he or she will require. Oh, that was very informative, Dr. Pankaj. Very, very crisp and very informative. And the take-home messages which I could get from here was that
every time you have an anogenital problem, please do not say कि आपको piles हैं. It could be piles, it could be fissures, it could be fistulas. Second take home messages कि जितनी भी anogenital problems होती हैं, they are basically, like you said, most of the times they are related to your weight, they are related to constipation, Yes. to your diet. So you should be eating healthy and you should be staying healthy to avoid these problems. And just in case अगर आपको कोई भी anogenital region की problem होती है तो please googling करके उसका treatment ना करें. Please go and consult a surgeon and get yourself treated. Exactly. क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप जल्दी आते हैं, टाइमली आते हैं, तो उसका क्योर बेटर होता है और आप अर्ली रिकवर करते हैं. Right. जितना आप लेट आएंगे, जितनी लेट स्टेज में आएंगे, आप ही उसको ज्यादा सफर करेंगे. आपका टाइम और आपका मनी दोनों ज्यादा स्पेंड होगा. Thank you so much, Dr. Pankaj. थैंक यू डॉक्टर साक्षी.